ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न फर्स्ट. सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे. आप सबकी स्क्रीन्स पे आपको दिख रहे होंगे कि क्या क्या अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. ये आपके पास जो शीट मिली है उसमें ये अवेलेबल नहीं है. आप चाहो तो पीछे नोट कर सकते हो, नॉट एन इश्यू. ठीक है, पता होना चाहिए आपको सबसे पहले कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कौन से पार्ट ऑफ द पेपर में आ रहा है और कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके. राइट, सो दिस इज पेपर 2B. ओके, दिस इज पेपर 2B एंड दिस इज द पार्ट विथ लॉ. तो आप जब लॉ पढ़ते हो तो लॉ के साथ एक और पेपर है विच इज BCR. सो इट्स कॉल्ड 60 + 40. तो 60 मार्क्स का आपका लॉ है एंड 40 मार्क्स का आपका BCR है. अब ये जो 40 मार्क्स आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, इस 40 मार्क्स के बिना स्कोर करना बहुत ही अच्छा मार्क्स इस पूरे पेपर 2 में इट्स नियर टू इम्पॉसिबल. ऑफकोर्स नहीं हो सकता है ये. तो कितना भी आप इसको लीनियंट ले लो, अगेन आपको पढ़ना तो पड़ेगा. अब यहां पे देखो, चैप्टर वाइज डिस्कशन एक बार करते हैं कि कितना मार्क्स कितने कितने चैप्टर से आपके आएगा, क्योंकि उसी की बेसिस पे आप क्या करोगे. आप सब थोड़ा सा शिफ्ट कर जाइए, बैठने दीजिए उनको प्लीज. कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे सबके. ओके, सुनना. तो पेपर 2 की 100 मार्क्स का जो पेपर है हमारा, अब इसमें 2 पार्ट्स डिवाइडेड है. अगेन एक बताया लॉ और दूसरा क्या है, करेक्ट. तो अपने ये वाला पोर्शन अभी डिसाइड कर रहे हैं, ये वाला अमित सर विल टेक केयर ऑफ. अब BCR में 4 सेक्शंस है. ठीक है, सबसे पहला है आपका कम्युनिकेशन, जो आप मेरे से डे 1 से पढ़ रहे हो. इससे श्योर शॉर्ट 6 मार्क्स आएगा. अगेन आता 8 मार्क्स है, बट क्योंकि वो ऑप्शंस में होता है आपको 6 मार्क्स अटेम्प्ट करना ही है एंड आप छोड़ नहीं सकते हो एक भी क्वेश्चन. और ये इजी मार्क्स है, मतलब आप अटेम्प्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट द मार्क्स. बट अगेन इन डेप्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम किसके लिए पढ़ाई करें, मार्क्स के लिए पढ़ाई करें, लाइफ के लिए पढ़ाई करें, लाइफ के लिए. करेक्ट. तो ये 6 मार्क्स तो आपके आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ जो आपको स्किल सीखना है वो भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं. राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें डे 1 से उस पर फोकस करना है. अभी आते हैं सेंटेंसेस, टाइप्स और ये वर्ड पावर. ये 9 मार्क्स का आपका आता है. ये एक 9 मार्क्स का आपका आता है. और ये इसमें क्या आएंगे, अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस और ये जो सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन होता है, डू एज डायरेक्टेड बेसिकली. बट 2 मेजर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते ही आते हैं, विच इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव. दिस इज कॉल्ड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. पढ़ोगे आप. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो कॉम्प्रिहेंशन. अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, नोट्स, ये 10 मार्क्स का है. और मजे की बात, आपको पता है ये अनसीन होता है. करेक्ट, आपको पता नहीं है कि क्या आएगा. इसका मतलब इसका प्रिपरेशन कितना भी कर लो, कंटिंजेंट है, अनसर्टेनिटी है. मार्क्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते. हो सकता है बहुत टफ आर्टिकल आ जाए, हो सकता है बहुत इजी भी आ जाए, हो सकता है आप उस टाइम पे द डे पे एबल रहो कि आप कॉम्प्रिहेंड कर सको चीजों को, और हो सकता है कि आप केपेबल ना हो. पॉसिबल थिंग्स आर पॉसिबल, यू कैन डू इट, यू कैन नॉट डू इट. इट्स मतलब एक कंटिंजेंसी है वहां पे. तो इस पे हमें डे 1 से फोकस करना है. इस पे हमें डे 1 से फोकस करना है. अब होता क्या है कि नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, पढ़ाई कर लेंगे, कम्युनिकेशन, सेंटेंसेस उनको शुरू से आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पता है कि पढ़ा हुआ है, बट अगेन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते. और जो आंसर्स वो लिख के आते हैं फिर वापस से ऐसे कट कॉपी पेस्ट की, पैसेज से उठाया लिख दिया, पैसेज से उठाया लिख दिया, या थोड़े बहुत अपनी सेंटेंसेस लगा दिए वहां पे, वर्ड्स एंड बट सो, है ना, कंजंक्शंस लगा के जोड़ दिया. वहां पे मार्क्स नहीं आते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे आपको आंसर करने के लिए मार्क्स दे रहा है, ना कि कट पेस्ट करने के लिए. तो इन चीजों के लिए बोला जाता है आपको कि आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करो डे 1 से, क्योंकि यू मस्ट बी अ वेल रेड पर्सन. अब देखो, वेल रेड पर्सन एक दिन में नहीं बन सकते, एग्जाम के 10 दिन पहले भी नहीं बन सकते, और 3 घंटे का मैराथन भी कर लोगे. अभी रिसेंटली मैंने एक मैराथन लिया था, वहां पे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये वाला मार्क्स हमारा सेक्शन कैसे स्ट्रांग होगा. अब मैं उनको कैसे बोलूं कि जस्ट आपके एग्जाम का 10 दिन है, भले कितना ही पोस्टपोन हो जाए, 1 महीना, उससे ज्यादा तो नहीं. तो किस तरीके से आप कर लोगे. इट्स नॉट पॉसिबल कि 1 महीने में आप एक वेल रेड पर्सन बन जाओ, आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए. मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं इतना बोल रही हूं कि आप यहां खड़े हो, आपका एग्जाम यहां है, राइट, आप ये रास्ता आराम से ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, बट आप यहां हो और मैं आपको कैसे बता दूं कि इतने दिन में नहीं हो पाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल. तो अब उस पे माथा लगाने से बेटर है क्या कि शुरू से ही प्रैक्टिस करना है. अभी हम यहां हैं तो इट्स पॉसिबल ना, यहां तक अपनी कर लेंगे ना.
सुबह है, पता है, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा तो एनर्जी दिखाओ, कर लेंगे कि नहीं? करेक्ट। अब इसके बाद आता है आपका राइटिंग स्किल्स। अब ये भी राइटिंग स्किल्स 10 to 15 मार्क्स के, यानी आप देखो जो अनसीन पोर्शन आ रहा है वो यहां से आ रहा है। इसमें आपकी मीटिंग्स, मिनट्स, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सारी चीजें। अब इसके लिए भी क्या चाहिए होगा? राइटिंग स्किल्स चाहिए होगा, इसके लिए भी वोकैबुलरी चाहिए होगी, इसके लिए भी ग्रामर कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा। ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे है? डे 1 से अगर आप वेल रेड हो तो आ जाइए। आप सबको रिकॉर्डिंग मिलता है ना क्लास के बाद? सबको मिलता होगा, थोड़ा सा देख लेना। दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट जो अपने डिसाइड कर रहे हैं। ओके, तो अपने क्या क्या पढ़े? सबसे पहले तो 6 मार्क्स का कम्युनिकेशन है और मार्क्स उठाना पॉसिबल है, डे 1 से पढ़ लोगी तो भी। अब मार्क्स वो भी बच्चा उठा सकता है जो एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ ले, और वो भी जो आप यहां पढ़ रहे हो। फर्क क्या है? आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो और वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो बस फर्क कितना है। अपने को अल्टीमेटली मार्क्स से मतलब है बिल्कुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स, लेकिन अल्टीमेटली हमें लाइफ में आगे भी तो जाना है, ये स्किल्स हमें हाथ में लेके भी तो जाना है। अल्टीमेटली जहां पे हमें इसको प्रेजेंट करना है, अगर हम वहां केपेबल नहीं होंगे प्रेजेंट करने के लिए, तो क्या सेंस बनता है? मार्क्स लेके फिर क्या कर लेंगे, है ना? ओके, सेंटेंस टाइप और ये पावर वर्ड जो है, इसमें वोकैबुलरी आते हैं। आप सबके पेपर, अगर मैं एक भी पेपर आपको दिखाती हूँ, आ जाओ, चलो दिखाई देती है। ऐसे मैं दिखाती नहीं हूं, डर जाओगे, पर ठीक है एक बार के लिए जस्ट ये देखो, ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये आते हैं वोकैबुलरी के लिए। आपको चूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं बोलेगा कि एक वर्ड दे देगा आपको और बोलेगा बताओ इसका ऑपोजिट क्या है, या फिर इसका सिमिलर वर्ड क्या है, ये नहीं पूछेगा आपसे। आपको ऑप्शंस देंगे वो, and you'll have to choose. But how can you choose these words if it's not possible for you, right? अगर आपको पहले से नहीं पता है तो, sorry, negative marking, this is a written paper, इसमें negative marking नहीं होता है। नहीं, MCQ है, बट पेपर भी तो देखो, दिस इज, आप ऐसे लिख रहे हो। नेगेटिव मार्किंग किसमें होती है? जब आप प्रॉपर MCQ पेपर देते हो। बट CSET के बच्चों के लिए गुड न्यूज है, वहां पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? चलो, ये हमने देख लिया क्या? कितने बजे क्लास था? 9:30 बजे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो फटाफट। और ये देख रहे हैं आपके बड़े बड़े पैसेजेस, आपको दिख रहे हैं? ये सारे पैसेजेस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं? ये और कुछ नहीं है, ये आपके राइटिंग स्किल का ही पार्ट है। अल्टीमेटली जो अनसीन पोर्शन है, वो कितने मार्क्स का है? देख लो, 25 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मार्क्स का अनसीन पोर्शन है, जिसमें श्योर शॉट ले सकते हो वो यहां है। और ये जो है, ये तो पूरा कंटेंजेंट है, क्योंकि इसमें वोकैबुलरी, एंड किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी वोकैबुलरी की जितने वर्ड्स है सब कुछ रट के बैठ जाए, नॉट पॉसिबल। बट थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां लगाना होगा। वोकैबुलरी सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स के आसपास का आपका वेटेज रखता है, तो नॉट एन इश्यू। करने को 2 मार्क्स उसमें इजीली गेन किया जा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो आपकी हर एक सेक्शन में है, वो भी मैं अभी आऊंगी किस तरीके से आपका सेक्शन डिवाइडेड है, अगर आप उस पे देखो तो सेंटेंसेस जो आपको है बनाने पड़ेंगे, और वो पॉसिबल है। वो आप मेरे साथ करोगे। रूल्स एक तरीके से रूल्स नहीं है, वो एक तरीके से लॉजिक ही है, उसको हम पढ़ेंगे और आप कर पाओगे। दैट्स पॉसिबल फॉर यू टू डू। तो यहां हमें जो फोकस करना, दिस इज द पार्ट वी हैव टू डू डे 1 से। यहां पे किसको किसको मुहावरों का मतलब पता है, ईडियम्स किसको किसको पता है ना? तो ये पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर सकते हो। आर्टिकल्स के सोर्सेज मैंने आपको डे 1 से बताया, और मैं बार बार बोलूंगी, जितने बार आप मेरे को देखोगे यहां पे, उतने बार मैं इस चीज को मेंशन करूंगी, उतने बार। ओके, चलो, अब यहां पे आपको 40 मार्क्स जो दिख रहे हैं वो किस चीज पे डिवाइडेड और किस तरीके से डिवाइडेड है, लेट्स जस्ट सी। ठीक है, कंपल्सरी सेक्शन होता है एक, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। मैम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 लॉ के क्वेश्चन है, आपके लॉ के क्वेश्चन है, 60 मार्क्स आ रहा है वहां पे, रिमेंबर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7A-B जो आपको दिख रहा है, दिस इज मैंडेटरी, कंपल्सरी एंड यू कैन नॉट स्किप इट। पैसेज आपका 5 मार्क्स का आता है, नोट मेकिंग आपका 5 मार्क्स का आता है। अब ये जो मैं बोल रही हूं ना, ये 5 मार्क्स, ये कंपल्सरी है, आप स्किप नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे क्यों स्किप करना, बचपन से आता है, पैसेज कर लेंगे, मार्क्स भी लाने पड़ेंगे ना। अगर आप अपना टाइम डिवोट कर रहे हो, और सर्टनली आपके पास कितने घंटे हैं पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए? 3 आवर्स। कितने? 3
3 आवर्स, जिसमें से 60 मार्क्स ऑलरेडी आप लॉ में दोगे, जो ऑलरेडी एक टाइम ड्रिवन सब्जेक्ट है, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, जहां पे आपको आंसर्स नरेट नहीं करना है, आपको आंसर्स प्रॉपर्ली लिखना है विद प्रॉपर लीगल वर्ड्स, विद फीचर्स, विद पॉइंट्स, विद कीवर्ड्स, एवरीथिंग। तो वो टाइम तो लेगा नहीं लेगा? अल्टीमेटली आपको ऑलमोस्ट कितना टाइम यहां देना है? आपको आराम से 65 to 75 मिनट्स यहां पे डिवोट करने पड़ेंगे फॉर 40 मार्क्स। और यहां पे भी वो चीज है जो अनसीन है, तो आपको टाइम लगेगा ना कॉम्प्रिहेंड करने में। हम कॉम्प्रिहेंड के इन्फरेंसेस की ट्रिक समझेंगे, किस तरीके से उसको किया जाता है, वो करेंगे हम क्लास में। बट अल्टीमेटली 2 डे पे आपको उसको अप्लाई भी तो करना है नहीं करना है? एनर्जी ऐसे, यस मैम, नींद आ रही है बहुत अच्छे से। किसको नींद आ रही है बताना जरा? एकदम ऑनेस्ट बच्चे। ये बच्चा आया मेरे साथ मेट्रो में अभी, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। मैम चारों करना है क्या? नहीं, यहां तो 10 मार्क्स हो गया ना, बचा कितना यहां से? इसमें से कोई 4 में से क्या करना है? 3 करना है। अब इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे और सारे ऑप्शन सिमिलर है। आप अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो? पिक कर सकते हो अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से, या फिर छोड़ सकते हो एक बार के लिए। लेकिन स्ट्रेंथ्स के लिए पता भी होना चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ है कहां पे। मिल जाएगा ये पीडीएफ ग्रुप में, डोंट वरी, मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहां पे देखो कम्युनिकेशन किस तरीके से आपका डिवाइडेड है। अभी सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए बात करेंगे कि पढ़ वही रहे। तो यहां पे देखो 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स और 2 मार्क्स, तो इसीलिए मैंने बोला 8 मार्क्स। बट अल्टीमेटली आप जो भी एक ऑप्शन छोड़ोगे 3 तो आपको फॉर श्योर लिखना है। यानी कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको फॉर श्योर लिखने ही है? 6 मार्क्स के। अब आप बोलोगे इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा मैम, तो हमने इतने बड़े बड़े आंसर्स पढ़े क्यों? अरे उसके अंदर से भी तो कोई पोर्शन आ सकता है, आपको कुछ एक्सप्लेन करने को भी तो बोल सकता है। एंड अगेन आपको पता भी तो होना चाहिए कि कम्युनिकेट एक्चुअली करते कैसे हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स है, क्या उसके गाइडलाइंस है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो क्या लिख पाओगे आंसर्स? और यहां पे टिक तो करना नहीं है आपको, यहां तो आपको प्रॉपर, एक सेकंड मैं लूंगी क्वेश्चन, सुन लो मेरी बात। आपको टिक तो करना नहीं है आंसर, आपको प्रॉपरली आंसर्स लिखने हैं, कंस्ट्रक्ट करना है। तो ग्रामर होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या लिखोगे। अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो वही 2 लाइन्स क्या जैसे घिस के आओगे क्या? नहीं ना, आंसर्स तो लिखने हैं प्रॉपरली। हाउ इज इट पॉसिबल? यू नीड टू नो वेल व्हाट यू आर स्टडिंग, देन ओनली इट्स पॉसिबल टू राइट द आंसर्स अप्रोप्रिएटली। करेक्ट? व्हाट वाज योर क्वेश्चन? नो और है, दिस इज द पार्ट। फर्स्ट क्लास में आपने तो सिर्फ ओरिएंटेशन किया था, आपने सुना समझा, कहां इसका एप्लीकेबिलिटी होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको पता होता कि ट्रिग्नोमेट्री कहां अप्लाई करनी है तो शिद्दत से पढ़ते ही नहीं पढ़ते। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रियल लाइफ में एप्लीकेबल है और उसका लॉजिक कहां यूज होता है, तो आपको इंटरेस्ट आता है वो पढ़ने में। अब इसमें आधे बच्चे बोलेंगे हमें उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता है। एनीवेज, तो अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हो राइट नाउ, वट एवर यू आर डूइंग, इसका एप्लीकेबिलिटी कहां है, तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे देन कि आपको पता नहीं है कि यूज कहां होता है। किसी भी चीज को अगर आपको टीवी, एक फॉर एग्जांपल एक टीवी लेके आते हो, उसको आपको सेटल करना है, उसको आपको यूज करना है, तो बहुत अच्छे से वो छोटी सी पतली सी किताब होती है जिसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, जिसको पढ़ने से आपको चश्मा लग जाएगा मेरे तरह, वो भी अच्छे से पढ़ते हो कि नहीं अच्छे से यूज कर ले, एक बार अच्छे से एप्लीकेबिलिटी देख ले। फोन यूज कर लोगे, अरे कहीं पे भी यूज कर लोगे, देख तो लोगे, एक बार पढ़ तो लोगे कि क्या करना है। ये मेरे से सहमत नहीं है। एनीवेज, पढ़ते हैं, देखते हैं, एक बार यूज कैसे करना है वो देखते हैं। कोविड से सब गुजरे हैं ना, घर में किसने किसने कुकिंग की अपने घर पे? सबने रेसिपीज पढ़ी थी ना? अरे यूट्यूब पे देखा था, रेसिपीज पढ़ी थी, एक टाइप का कम्युनिकेशन ही है। वट एवर इट इज, यूट्यूब पे पढ़ा, कोई रेसिपी देख ली, पढ़ ली, पढ़ा ना, क्योंकि उसको यूज करना था। हाँ देखो, सहमत है, आधे लोग नहीं, आधे लोग है। अब जो खा रहे थे वो नहीं बोलेंगे, बट जो बना रहे थे वो जरूर मेरे से सहमत होंगे। ऑल इन ऑल देखो, बात सीधी सी है, अगर आपको पता है कि किसी भी चीज का एप्लीकेबिलिटी कहां है, आप शिद्दत से पढ़ाई करोगे। अगर आपको पता नहीं है कि उसका एप्लीकेबिलिटी कहां है, उसको यूज कहां करना है, तो ये भी लाइक यार इसका काम ही क्या है, मार्क्स लाने, और सिर्फ मार्क्स के लिए जो पढ़ाई कर ले वहीं पे वो खत्म है।
सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी भी नहीं है। आप अकाउंट्स जो सीख रहे हो इतना इन डेप्थ, जर्नल, आपका लेजर है, आपके इतने सारे अकाउंट्स बनेंगे, इतने सारे आपके एंट्रीज है, आप बैठ के ऐसे कर रहे हो कि कौन सा पासबुक है, कौन सा रिकंसाइल करना है, आपको इतनी सारी चीजें आप जो सीख रहे हो, आपको पता है उसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, आपको पता है फ्यूचर में ऑडिटर्स बनोगे, आपको पता है कि आप कंप्लायंस ऑफिसर्स बनोगे, टैक्सेशन एक्सपर्ट्स बनोगे, तब जाके आप इतना इन डेप्थ चीज पढ़ रहे हो, राइट? आप लॉ क्यों पढ़ रहे हो? आपके क्लाइंट्स को आपको कभी ना कभी बताना पड़ेगा कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो वैलिड है या इनवैलिड है, या फिर किस तरीके से काम आगे चल रहा है। आपको जब ये सारी चीजें पता नहीं होंगी तो आप पढ़ाई भी नहीं करोगे। आपको पता है कि फ्यूचर में आपको किसी ना किसी को कंसल्ट करना है, खुद को कंसल्ट करना है, अपने बिजनेस को कंसल्ट करना है, अपने ताऊ जी पापा को एक्सपीरियंस के साथ उनको बताना है कि ऐसे होता है, ऐसी चीजें होती हैं, तब तो पढ़ रहे हो ना। आज यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मार्क्स के लिए नहीं कर रहे, आप सबके सब प्रोफेशनल्स बनने वाले हो इन फ्यूचर। आप खुद को एक एज अ प्रोफेशनलिस्ट पढ़ाई कर रहे हो कि मेरे को कहीं ना कहीं पहुंचना है। दैट्स द रीजन यू आर स्टडिंग हियर। दिस इज द रीजन क्या ये 40 मार्क्स के लिए भी एक एक चैप्टर के लिए 2-2 मार्क्स के लिए एक एक कंसेप्ट को आपको इन डेप्थ पढ़ना है। तो यहां तक अभी तक हम साथ हैं। अभी क्या हम चैप्टर में जा सकते हैं? अभी मेरे को एनर्जी चाहिए यार, अभी मजा आएगा। क्या जा सकते हैं? चलो चलो लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं एक बार के लिए, ठीक है? सुन लो। ओके गाइस, यहां से हमने एक बार के लिए ड्रॉप किया था तो यहीं से एक बार पिक करते हैं। अब सुनना, कम्युनिकेशन क्या होता है हमें पता है, कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है हमें पता है, कम्युनिकेशन के की पॉइंट्स क्या है हमें पता है। अब कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी पता होना चाहिए ना। किनको शीट्स नहीं मिली हैं? बस एक शीट मिली है आपको? सुन ही नहीं रहे। एक बार में ले लो शीट्स, फिर बीच में ऐसे नहीं करना। किसको किसको शीट्स नहीं मिली है? बस एक ही है। और यहां पे ना कुछ एक्स्ट्रा रख दीजिए डिकी जी, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा रख दीजिए। पक्का ऐसी शीट देख लो। अभी तक जो लेट आए, पिलर के पीछे वाले बच्चे, आइलैंड वाले बच्चे, सबको मिली है? चलो, आपको नहीं मिली है? चलो स्टार्ट करें क्या? हो गया, ठीक है। सेटल हो गए सब? पढ़ सकते हैं आप? चलो, अभी कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है सुनना, एक एक करके समझेंगे। अभी समझो क्या कि आपका जो बिजनेस है वो इतना सा है या वो बहुत बड़ा है, 1 लाख का टर्नओवर है या 10 करोड़ का टर्नओवर है या 100 करोड़ का टर्नओवर है, डजंट मैटर। आपका साइज बिजनेस का बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जब भी बढ़ेगा लोग ही बढ़ेंगे ना, लोग तो बढ़ेंगे, और जब लोग बढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में, लास्ट क्लास में हमने 2 डिपार्टमेंट्स के बारे में बात किया था, एक सेल्स डिपार्टमेंट था, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, और उनके बीच का तालमेल हमने सीखा था कि किस तरीके से अगर कम्युनिकेशन थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो क्या हो जाएगा। कम्युनिकेशन की वजह से सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है और कस्टमर सर्विस में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके वजह से किसको सफर करना पड़ेगा? बिजनेस को। कस्टमर को तो करना पड़ेगा, बिजनेस को तो करना पड़ेगा। अब अगर बिजनेस सफर करेगा कैसे? अगर कस्टमर ही उससे सामान नहीं खरीदेगा, उसके रिव्यूज खराब हो जाएंगे, तो बिजनेस तो अल्टीमेटली सफर करेगा ही। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और आप शायद एक बार के लिए रिसर्च भी करोगे तो आपको समझ आएगा कि कस्टमर एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है।
आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से बिजनेस या तो आबाद हो जाएगा या तो बर्बाद हो जाएगा। अभी समझो, जैसे जैसे बिजनेस में एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, जैसे जैसे बिजनेस में एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, वैसे वैसे कम्युनिकेशन का भी पर्पस उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। जितने ज्यादा लोग उतना ही ज्यादा पीपल मैनेजमेंट दिक्कत। और अगर वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, अगर वो एक प्रॉपर चार्ट के साथ, अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम आएगी। कोई भी एमएनसी, एक भी एमएनसी जो यहाँ पे है कोलकाता में, सो इट्स कॉल्ड टीसीएस। एक बार के लिए, टीसीएस में कितने एम्प्लॉइज है? हर साल हजारों एम्प्लॉइज को वो क्या करता है? एम्प्लॉय करता है, हर साल हायर करता है ना फ्रेशर्स को। अब वो सारे फ्रेशर्स हैं कंपनी में, और सिर्फ कैलकाटा में नहीं, हैदराबाद में, तेलंगाना में, बहुत सारी जगहों पे क्या है? कंपनीज हैं। कंपनीज क्या कर रही है? हायर कर रही है लोगों को। अब इतने सारे लोगों को जो हायर कर रही है, सबके आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं, सबके अपने अपने सिस्टम्स हैं, सबकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी की यूजेस है, सबका डिपार्टमेंट अलग है, सबके बीच में टीम्स हैं। उनको सिंक करने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन चाहिए। अगर वो पॉसिबल है, अगर आप सबके सब मान लो एक कंपनी में हो, आप एक डिपार्टमेंट में हो, आप सब एक डिपार्टमेंट में हो, आप सब एक डिपार्टमेंट में हो, आप सबके अलग अलग टीम्स हैं, राइट? अब इन टीम्स को कौन से टास्क असाइन किए गए हैं, उनको किसको रिपोर्ट करना है, अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं है तो क्या होगा? हैपेजेड होगा, हसल होगा, प्रॉब्लम होगी, टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज बर्बाद होंगे। क्या कंपनी सर्वाइव कर सकती है? इवन आफ्टर सो मेनी एम्प्लॉइज क्या कंपनी सर्वाइव कर सकती है? वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ेगा। क्या ये पॉइंट हमें क्लियर है? एक बार के लिए इसको यहां से भी पढ़ लेते हैं, बेचारा बुरा मान जाएगा, इतने प्यार से लिखा हुआ है। सुन लो कि कोई भी बिजनेस, कोई भी लार्ज बिजनेस आज हजारों लोगों को एम्प्लॉय करता है, करेक्ट? किसके लिए? ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस में। ऑपरेशन क्या है? जो वो ऑपरेट करता है, जो भी उसका डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है? और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में करता है। अगर मैं ग्लोबल, एमएनसी का फुल फॉर्म ही क्या है? तो वो एक नेशन में तो नहीं करते काम, बहुत सारे नेशंस में करते हैं, सबके कल्चर अलग है, तो सबको सोचना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ। अभी एक एफिशिएंट सिस्टम अगर मैं देखूं, कोई भी एफिशिएंट सिस्टम अगर मैं देखूं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हर जगह अक्रॉस ग्लोबली, मतलब अक्रॉस द ग्लोब, सब कुछ क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू। एंड वो स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है? अरे बोलो, कैसे पॉसिबल है? विद द करेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पर, ये पॉइंट क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? आगे बढ़े। आपको देखो कंसेप्ट, देखो ये जो 3 लाइन्स है वो आपको मेरे बिना भी समझ आती, बस इतना है कि आपको इसका एप्लीकेबिलिटी समझ आ रहा है इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। अगर आपको वो दिमाग में पता है ना, तो आंसर्स भी अपने आप ही लिख पाओगे। कंटेंट याद रखना सीखो, आंसर्स अपने आप बनेंगे। कीवर्ड्स पे कमांड तब आएगा जब आप मल्टीपल चीजें रीड करना शुरू करोगे, जो आप यहां कर रहे हो। इसकी वजह से फ्रेमिंग हो जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट चाहिए वो मैं आपको दे रही हूं। तो आप डुअल मीन से पढ़ाई कर रहे हो, ये तो है ही, और एक ये लाइव इंसान आपके साथ जो आपको ज्ञान दे रहा है, राइट? सब साथ में है अभी तक? चलो ठीक है। ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, अभी बचपन से हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है, क्या स्पेशलाइजेशन किस तरीके से होती है। अभी समझो कि यहां पे इस इंस्टीट्यूट में देयर आर डिफरेंट टीचर्स टीचिंग यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, करेक्ट? राइट? सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड हैं, राइट? तो हर एक कंपनी आज की डेट पे क्या ढूंढती है? स्पेशलाइजेशन। आप सबके सब फ्यूचर में सीए एंड सीएस बनोगे, राइट? आप सब या तो टैक्सेशन में बहुत स्ट्रांग होगे, ऑडिटिंग में बहुत स्ट्रांग होगे, कंप्लायंसेस में बहुत स्ट्रांग होगे। डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ्स आप स्पेशलिस्ट बनोगे अलग अलग सब्जेक्ट में। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बहुत सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी जाता है, एक ऑडिट फर्म में भी जाता है, मल्टीपल चीजें करता है, राइट? तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी कैन डू ऑल्टरनेटिवली। एक साथ सारी भी चीजें नहीं कर सकते। आप इतनी सारी चीजें पढ़ोगे फ्यूचर में, आपके इंटरमीडिएट में, आपके फाइनल्स में, यू विल बी लर्निंग सो मेनी थिंग्स, सो मेनी सब्जेक्ट्स, वैराइटीज ऑफ चीजें पढ़ोगे, बट आप स्पेशलिस्ट किसी एक चीज में बनोगे, और वो आपको डे 1 नहीं पता चलेगी। इट्स ओके, डे 1 कभी पता चलता है कुछ? डे 1 तो ऐसे ही भाई घूमते फिरते आ रहे हैं ना, तो टाइम लगेगा।
तो वो जो टाइम लगेगा उसमें आप अपने आप को डिस्कवर करोगे और फाइनली क्या बनोगे, आप एक स्पेशलिस्ट बनोगे किसी भी एक फील्ड में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कब जब भी आप कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन नहीं है किसके किसके बीच में, प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट में। लास्ट एग्जाम्पल याद है, मैं रिपीट करूं क्या उस एग्जाम्पल को? ये याद है, मैं रिपीट करती हूं, ठीक है, याद है तो एक बार के लिए शॉर्ट में सुन लो कि दो अगर डिपार्टमेंट्स है, 3 डिपार्टमेंट्स है या 4 डिपार्टमेंट्स है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है और सब एक दूसरे से क्या है, इंटर कनेक्टेड। एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। अब जब वो इंटरकनेक्टेड है तो अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ही तो है ना, मान लो ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब जब आपस में इनको बात ही करनी है तो वो कैसे पॉसिबल है, कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर वही लैक करेगा, अगर यहीं पे चीजें खराब होंगी तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन नहीं होगा, पता नहीं चलेंगी कि करना क्या है चीजों को, तो दिक्कत आएगी फ्यूचर में। तो दिस इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जब भी किसी भी कंपनी का स्पेशलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला आप सबको बिग 4 में जाना था, राइट, सबको जाना था बिग 4 में फर्स्ट डे से अभी तक ही। अरे क्या बहुत लंबा जर्नी है, 6 months इज अ बिग कमिटमेंट, उसके बाद 3 साल इज अ बिग कमिटमेंट, यू गाइज नो राइट, 3 साल का आर्टिकलशिप है आपके, बिग कमिटमेंट। बीच में 1 साल की पढ़ाई करोगे आप सब इंटरमीडिएट के लिए, एंड देन CS वाले 21 months है आपका, वो भी एक बिग कमिटमेंट है। तो इतना लंबा कमिटमेंट आप जब दे रहे हो तो थोड़ा तो एक्साइटमेंट लाओ। अभी ऐसे नहीं हो सकता, जाने नहीं जाना बिग 4 में, करेक्ट। तो बिग 4 में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, एक ही डिपार्टमेंट नहीं है। अब जब सुनो एक एग्जांपल समझो, सब बायजूस को जानते हैं, सब बायजूस को जानते हैं, एवरीवन नोज बायजूस। आपको पता है डिलॉयट उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, पता है आप सबको? नहीं पता है तो पता चल गया, चलो है। आपको पता है 2020 से लेके अभी तक कितने फाइनेंशियल ईयर चले गए, गिनना, 2020, 21, 21, 20, ये तो चल रहा है। तो ये वाले जो फाइनेंशियल्स है ना, पिछले 2 साल से डिलॉयट साइन ही नहीं कर रहा बायजूस का। आप सबको पता था ये बात? यस मैम, जो है हाथ उठाएंगे एक बार। डिलॉयट बायजूस का फाइनेंशियल्स साइन नहीं कर रहा है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे रीजंस है, बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे, बट अभी एक बार के लिए समझो साइन नहीं कर रहा है। अब एक बात बताओ, डिलॉयट में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे जिन्होंने बायजूस का ऑडिटिंग किया होगा, फाइनेंशियल्स चेक किया होगा, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, और फिर जाके वो उन्होंने बोला होगा कि नहीं कुछ मटेरियल चीज आ रही है जिसकी वजह से हम साइन नहीं करेंगे इसको जब तक आप रिजॉल्व नहीं करते। क्योंकि एक ऑडिटर के सिर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब एक ऑडिटर के सिर पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बोलता है हम साइन नहीं करेंगे, आप ठीक करवाइए वरना हम साइन नहीं करेंगे। उसकी वजह से अभी तक उसके फाइनेंशियल्स पेंडिंग है। अब एक बात बताओ, अगर डिलॉयट के अंदर, ठीक है, तो अगर डिलॉयट के अंदर ये और ये 4 लोग हाथ उठाओ, ये वो भी हाथ उठा लिया, चलो ये 5 लोग है ना, वो हम भी आएंगे, गुड गुड गुड, कीप इट अप। तो ये 5 लोग हैं। अब ये 5 लोग जो है ना, ये डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, और वो रही बायजूस की कंपनी, वो आइलैंड वाले बायजूस है, ठीक है, ऑफेंड मत होना भाई बहनों, बायजूस हो, और आप 5 क्या हो, डिपार्टमेंट वाले। सुन लो इंपॉर्टेंट है, सुन लो, ये 5 लोग क्या है, डिपार्टमेंट्स, और वो है बायजूस। ये 5 गए उठ करके वहां, आपको नहीं भेज रही हूं बट आप उठ के गए वहां, ऑडिटिंग किया, इन्हें कुछ पता चला। आपको क्या पता चला उनके बारे में? कुछ बुरा पता चला ना? क्या पता चला? The financials are not in a good state. तो ये बोलते हैं कि इनका फाइनेंशियल्स गुड स्टेट में नहीं है। आपको क्या पता चला, बताओ? गलत काम कर रहा है, बेकार लोग हैं। गलत काम कर रहे नहीं बता सकते क्या माइक पे? कुछ कर रहा था, अभी फाइनेंशियल सही नहीं है। अरे आप ऑडिटर हो, मैम एक्चुअली टैक्स पे नहीं कर रहा है ना। They are not complying with the laws. CS का बच्चा, अच्छा, हम टैक्स नहीं दे रहे। हाँ मैम, उन लोग का क्रेडिटर्स को वो पे नहीं कर रहे। क्रेडिटर्स को पे नहीं कर रहे बायजूस? हाँ उनका डेटर्स उनको पे नहीं कर रहे। वो तो बेचारे सर्वाइवर हुए ना,
डेटर्स पे नहीं कर, बोले बुक्स में घपला किया। बुक्स में घपला किया। क्यों मैं बोल रहा हूँ। बोले पढ़ा नहीं रहा ठीक से। बोले पढ़ा नहीं रहा ठीक से। फॉर एग्जाम्पल उन लोग का सेल्स नहीं बढ़ रहा है कुछ भी। तो भी तो सर्वाइवर वो है ना, गलत बताओ। अच्छा बाईजूस कुछ बोलना है ऑडिटर्स को, कोई सफाई देनी है? बाईजूस को ऑडिटर को सफाई देनी है, 1 सेकेंड। मैम ये जीत हेलो हेलो ट्रस्टवर्दी कंपनी है कह रहे हैं, चलो सफाई में तो यही बोलता है, कोई भी मुजरिम ये थोड़ी बोलता है कि हाँ मैंने खून किया है। चलो ठीक है, नहीं ठीक है, बायजूस अपनी जगह पे सही है, उसको नहीं पता क्या फाइनेंशियल्स के घपले चल रहे हैं, ऑडिटर्स को पता चला। अब आपस में आप सब मीटिंग करोगे ना कि आपको कुछ मिली, आपको कुछ बातें समझ आई, आपको कुछ समझ आया, आपको कुछ समझ आया, आपको कुछ समझ आया। अब ये आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे इंटरनली। ये सब ये टैक्स स्पेशलिस्ट है, ये फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट है ना, वो सपोज कंप्लायंस स्पेशलिस्ट है, ये लोग आपस में स्पेशलाइज्ड हैं। ये सब के सब अपने डिपार्टमेंट्स में क्या है, स्पेशलाइज्ड। अगर यही आपस में ढंग से कम्युनिकेट नहीं करेंगे और एक प्रॉपर ऑडिट की रिपोर्ट ना एक ही जाती है, 4 अलग नहीं जाती है। अगर ऑडिट की रिपोर्ट में ढंग से चीजों को लिखना है तो इन सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, और वो अगर नहीं ढंग से हुआ तो क्या सारी बातें इस रिपोर्ट में प्रॉपरली जा सकती हैं? बिकॉज ये तो सिर्फ अपना डिपार्टमेंट का देखेगा ना, वो तो सिर्फ अपना डिपार्टमेंट का देखेगा। अगर इसमें प्रॉपरली चीजों को डालना है तो इनको बैठ के क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब समझो मैंने एक इंसान को एक डिपार्टमेंट बना दिया, बट असलियत में एक इंसान में हजारों या फिर एटलीस्ट 100 to 200 पीपल इन बिग 4 होते ही हैं फॉर अ सिंगल क्लाइंट जायंट लाइक बायजूस। क्योंकि इन्होंने कम से कम 20 से 30 कंपनीज तो 2020 में ऐसे ही अक्वायर करके बैठे हुए हैं। तो उनका वैल्यूएशन, सब लेयर्स ऑफ वैल्यूएशन और इतने सारे फाइनेंशियल्स, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट सिर के ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, समझो बहुत सारे लेयर्स हैं। तो ये अगर बैठ के साथ में नहीं रिपोर्ट को बनाएंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो चीजें हो पाएंगी। अभी क्या ये पॉइंट ऐसे गोली मार के दिमाग में घुस गया है? लिख पाएंगे कुछ? लिख लो, अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, मैं डिक्टेट करूं, लिखो। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बायजूस, फॉर एग्जाम्पल करके लिखना, इन केस ऑफ बायजूस Deloitte being the statutory auditor, Deloitte being the statutory auditor is not signing the financials. Deloitte being the statutory auditor is not signing the financials, is not signing the financials since 2020, since FY क्या होता है? Very good. Financial year 2020. And the reason is non-compliance found / detected by several departments of the firm. अब ये फर्म कौन सी? डिलॉयट फर्म है, पता है ना? तो फर्म मतलब डिलॉयट, क्योंकि ऊपर मैंने डिलॉयट लिख दिया था। समझ आया? अभी ये देख के याद आएगा कि क्या समझा हमने। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मतलब आप पढ़ोगे, बट शॉर्ट में समझो, जो भी आपका ऑडिट करता है, आपकी कंपनी का ऑडिट करता है और ऑडिट रिपोर्ट देता है, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन या फिर एक कंपनी फर्म होती है बेसिकली। डिटेल में पढ़ोगे, डोंट वरी, बहुत है, कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे। बस इतना समझो कि इंडिपेंडेंट पार्टी होता है, वो कंपनी का कोई इंटरनल नहीं हो सकता, ठीक है? वरना वो फिर इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं, रिपोर्ट आपकी इंडिपेंडेंट जाएगी नहीं। और एक पब्लिक कंपनी के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि सामने वाले लोग जो हैं, मतलब पब्लिक जो पैसे लगा रही है कंपनी में या फिर भरोसा कर रही है, उनको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल्स कंपनी का सही हो रहा है कि नहीं। चलो आगे बढ़े। कट थ्रू कॉम्पिटिशन, ये पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको?
चलो, कट थ्रोट कंपटीशन हर जगह है, सुनना, हर जगह है। कैट के कंपटीशन में चले जाओ, कैट का जो हर साल एग्जाम होता है ना 28 नवंबर को, उसमें चले जाओ। आप सब कौन से कंपटीशन में बैठे हो? कंपटीशन में ही तो बैठे हो सबके सब। लास्ट में हर साल इंडिया में एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंपनी सेक्रेटरीज या सीएमए निकलते हैं, एक स्पेसिफाइड नंबर, यानी कि बाकी इतने सारे लोग क्या होंगे? एलिमिनेट होंगे, नेक्स्ट ईयर बनेंगे या फिर कमिंग ईयर्स में बनेंगे। यानी कंपटीशन तो है, और वो डिपेंड करता है पेपर के कितना टफ आया है, आपने किस तरीके से आंसर्स लिखे हैं, और फाइनली पासिंग परसेंटेज डिसाइड होता है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क आउट। तो आप सब भी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में हो, हर जगह कंपटीशन है, बट ये कंपटीशन थोड़ा सा अलग है। जिस कंपटीशन की मैं बात कर रही हूँ वो कंपटीशन अलग है। मैंने यहाँ पे 2 जाइंट प्लेयर्स लिए। 2 जाइंट प्लेयर्स आपको क्या दिख रहे हैं? ये आपको जो दिख रहा होगा 2, स्विगी, और आपके बुक्स में भी है बट वो कलंकित है, आई बिलीव, है ना, ऐसे काले काले इमेजेस, बट रीडेबल है। 2 मैंने जाइंट एग्जाम्पल्स लिए। क्या लिया एग्जाम्पल? एग्जैक्टली। अब दोनों भी फूड डिलीवरी कंपनीज हैं। अच्छा, आपको पता होगा ये कंपनी खाना बनाते नहीं है, खाना सिर्फ पहुंचाते, उसी का इनका स्टार्टअप है। अब ये दोनों भी कंपनीज अपने अपने एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च करते हैं उसका डेटा यहां पे दिया हुआ है, और कितने कितने फाइनेंशियल ईयर्स में, ये देखो कितने कितने बार ग्राफ तो दिख रहा है, नंबर्स नहीं दिख रहे, तो ये ग्राफ तो दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत कि कितना अमाउंट उन्होंने क्या किया है, बताओ, खर्च किया है। किसके लिए? एडवर्टीजमेंट एक्चुअली होता क्या है? एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं होता, बस एक चीज कि आप पब्लिक के सामने कितना विजिबल हो और किस तरीके से विजिबल हो, उस पे इन्होंने इतना खर्च किया है। दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। अब समझो, इतना ज्यादा कंपटीशन है तभी तो खर्च किया है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इनका जगह ले सकते हैं, या फिर और भी स्टार्टअप्स आएंगे जो करते हैं। उबर ईट्स भी आई थी, राइट? बहुत सारे कंपनीज है जो ये सारा कुछ करते हैं, देते हैं डिलीवरी। बट समझो ये क्यों इतना खर्च कर रहे हैं? ऐसे जाइंट प्लेयर्स हैं आपके ओला और उबेर, किस चीज में? आपके टैक्सी सर्विस कंपनीज, राइट? अब इतनी सारी चीजें जो आप सुन रहे हो, चाहे 2 कॉम्पिटिटर्स के हो, चाहे मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स के हो, वो सबके सब आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट, खर्च करते पैसे। क्यों? बिकॉज ऑफ द कट थ्रोट कंपटीशन। इन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू वो क्या डिलीवर करते हैं लोगों को कि वी आर दी, ये करते हैं। दिस इज द थिंग दे डू, राइट? अभी यहां पे क्या बोल रहा है? क्योंकि लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, इतना सारा कुछ यहां पे आ गया। आप सब पहले ज़ारा, H&M इनके कपड़े पहन पाते थे? अगर नहीं पहन पाते थे, बट क्या इजीली अवेलेबल होते थे? मेरे को गलत मत समझो, मैं फाइनेंशियली नहीं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं होती थी चीजें, राइट? बट आज के डेट पे आप बैठ के यहां पे कोई भी चीज कभी भी ऑर्डर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्स है, आपके पास सोर्स है, आपके पास वेरिएबल है कि आप आराम से कहीं से भी चीजें मंगा सकते हो। ये एक्सेसिबिलिटी की वजह से कंपटीशन भी तो बढ़ गया। पहले सिर्फ इंडियन मार्केट, सिर्फ लोकल मार्केट्स में आपको जो भी चीज अवेलेबल होती थी वो आप खरीद पाते थे। आज के डेट पे आप बैठ के कुछ भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इसकी वजह से आप कस्टमर, यू एज अ कस्टमर, यू गॉट पावर्स, राइट? यू गॉट पावर, राइट? लेकिन आप समझो कंपटीशन फॉर दी सेलर्स वो तो बहुत बढ़ गया ना, काफी ज्यादा हो गया। अब उसकी वजह से उनको आगे बढ़ने के लिए कट थ्रोट कंपटीशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने आप को क्या दिखाना है? बेस्ट। और वो कैसे पॉसिबल है? थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, थ्रू कटआउट्स, थ्रू डिफरेंट थिंग्स, जस्ट टू शो दैट व्हाट वी ऑफर इज द बेस्ट। तो इसके लिए ये जो चीज वो आपके साथ कर रहे हैं, यू बीइंग अ कस्टमर, आपके साथ जो कंपनीज कर रही है वो क्या है? एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ। अब बताओ मेरे को, ये चीज क्या सिर्फ 40 मार्क्स में है या फिर ये आपके ग्लोबली आपको कहीं ना कहीं काम आएगी? आपको समझ आ रहा है इसका एप्लीकेबिलिटी कहां है? आर यू गेटिंग इट? किसको किसको अब ये सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाय हाय, किसी को नहीं लग रहा है क्या? नहीं, अब अभी भी बोरिंग है आप सबके लिए। कोई बात नहीं, बोरिंग है तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है। चलो, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कांटेक्ट, पब्लिसिटी, बहुत सारी चीजें होती है। मूवीज निकलती हैं, आप सब देखते हो, सबके सब ऐसे निकल जाते हैं पीआर करने। कपिल शर्मा का शो क्या है? वो कॉमेडी शो नहीं है, वो एक्चुअली क्या है? एक एडवर्टीजमेंट शो है, प्रमोशनल शो है।
करेक्ट, वहां पे आके सब अपने प्रमोशंस कर करके जाते हैं, वही उनका रेवेन्यू जनरेशन है। अल्टीमेटली क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि कट थ्रू कंपटीशन की वजह से कस्टमर्स को किस तरीके से अपना ब्रांड बेस्ट दिखाना है, ये पॉसिबल है थ्रू कम्युनिकेशन इज अ मोड, राइट, एडवर्टीजमेंट इज अ मीन्स। चलो, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इसके लिए तो मैं बहुत अमेजिंग और रियल लाइफ एग्जाम्पल, अच्छा ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है लिखने के लिए टाइम चाहिए 1 मिनट, लिख लो, मैं ये भी डिक्टेट करूं? अच्छा चलो लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो बेटर होगा हिंदी में, बट फिर भी लिख लो इंग्लिश में कि एग्जाम्पल देके लिखो, जायंट्स लाइक जोमैटो एंड स्विगी, giants like Zomato and Swiggy burn a lot of cash just या मैं देख के तो बोल नहीं रही हूँ, नहीं उसको चाहिए, देख लो ना आसपास से, एक्चुअली आई एम नॉट सीइंग एंड टेलिंग थिंग्स, अभी मैं भूल गई कहाँ लिखा मैंने, just to showcase their visibility in the market, to gain more consumers, customers, जो भी, right? Are we done? Let's move on. चलो, बट अपने लैंग्वेज में लिख लेते आप सब जो भी एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। इसके पहले जो हमने यहाँ पे ड्रामा किया डिपार्टमेंट्स के साथ, वो आप जब अपने लैंग्वेज में लिखोगे ना हिंदी में, वो ज्यादा बेटर होगा, बहुत बेटर होगा। एंड एवरीथिंग यू नीड टू राइट इट डाउन, लॉ में बहुत काम आएगा ये आपको, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे वहां पे, क्योंकि हर एक सेक्शन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और वो एक एग्जाम्पल के थ्रू ही आप समझ सकते हो। क्लास में आप चीजों को सीख रहे हो, जस्ट राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप पढ़ोगे उस चीज को, कहां पे, एग्जाम के पहले, कौन सी कॉपी में चीजों को लिखनी है, मिस्टेक बुक्स तो आपके मिस्टेक्स के लिए हैं, डीबीएफ आपके डे बिफोर एग्जाम के लिए, जो चीज आप भूल जाओ, बट अल्टीमेटली रिवाइज तो 10 दिन पहले करोगे ना, उसके लिए तो आपको लिखना पड़ेगा। राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, जो भी एग्जाम्पल्स आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, राइट। व्हेन यू विल प्रैक्टिस थिंग्स ना, आप कहीं ना कहीं गलती करोगे ना, आपकी रिटन प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आ सकती है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आ सकती है, उसको आप डे बिफोर एग्जाम्स के लिए रखो कि मेरे एग्जाम्स के एकदम पहले मेरे को ऐसे कौन से टॉपिक है जो पिक करके पढ़ाई कर लेनी है, कौन सी चीज है जो मैं अगर भूल गया तो मेरे को थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस सा लगेगा, वो सारी चीजें। आर वी डन हियर? शैल वी मूव ऑन? चलो, यहाँ पे ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, एकदम फटाफट समझेंगे और ये आप लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। एक कंपनी है, एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। किसने इसका नाम सुना है? अरे पढ़ना शुरू करो। ये देखो मैं कहां से कहां चीजों को कनेक्ट करती हूँ, आधे बच्चे ऐसे होते क्या बोल दिया। FCI क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और काफी बड़ी कंपनी है, नेशनल कंपनी है, और इट्स ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब सुनो मैं क्यों बता रही हूं, ट्रेड यूनियंस ना बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं किसी भी कंपनीज के लिए। कोई भी फैक्ट्री है ना, वो यूनियन से बहुत डरता है। आप सब कॉलेजेस में जाओगे, वहां पे भी यूनियंस होंगे, सबके सब, लेकिन वो रजिस्टर्ड यूनियंस नहीं होते। बहुत सारे रजिस्टर्ड यूनियंस भी होते हैं जिसको सुना जाता है या समझा जाता है, जो केस भी कर सकते हैं कंपनी के ऊपर, और सारे के सारे लेबरर्स जो होते हैं ना, वो उस यूनियन के पार्ट होते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ पार्ट, एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू हैव ट्रेड यूनियंस, ताकि लेबरर्स की भी मांग सामने वाले तक पहुंचे, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, राइट। उनकी बात फिर नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। ऐसा हुआ कि FCI में रिसेंटली क्या होता है कि एक ट्रेड यूनियन, जो उनका प्रॉपर यूनियन होता है, वो लोग क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। जब कारण पूछा गया तो कारण ये निकला कि उन सबको आफ्टर 20 years of service on one particular post, 15-16 years of service, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? इन अ वेरी रिमोट प्लेस। आप सब आज से 20 साल बाद मान लो कि कैलकाटा में रहोगे, एक बार के लिए मान लो कैलकाटा में ही रहोगे, नहीं आधे लोग ऐसे कर रहे हैं, हम नहीं रहेंगे यहाँ, मान लो रहे, ठीक है। तो अब
अचानक से आपको आपकी कंपनी बोलती है कि आपको मैं एक सुनबरसा नाम की जगह पे भेज रहा हूं, वहां जाके ऑडिट करिए, जाओगे? बोलोगे पे कितना दे रहे, पे कितना दे रहे, पे कितना दे रहे? सेम पे दे रहे, सेम पे दे रहे। सुनबरसा इज अ गांव इन वाराणसी, ठीक है? सुनबरसा इज अ गांव इन वाराणसी। नाउ वेट, दिस इज माई कंसर्न कि आपको एक रिमोट प्लेस में भेजा गया। इन ट्रेड यूनियन के कुछ मेंबर्स को, ठीक है, बोल रहे हैं क्या कि आप जाओ वहां पे काम करो, सेम पे देंगे, उससे ज्यादा पे आपको नहीं देंगे। क्या करोगे? कौन बनेगा ट्रेड यूनियन का लीडर? कौन बनेगा? हाथ उठाओ। वो बनेंगे, आ जाइए। नहीं, क्यों? बोल ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब जिसको भी आना आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ। मैं ट्रेड यूनियन की लीडर बन जाओ? नहीं नहीं नहीं, मैं सभी कुछ बन जा रही हूँ, फिर कैसे मजा आएगा? ट्रेड यूनियन के लीडर हो, क्या नाम है तुम्हारे ट्रेड यूनियन का? नाम सोचना पड़ेगा। कोई नाम सजेस्ट करो। ये सब मजदूर है। सेनापति लीडर, हमारी मांगे, हमारी मांगे, ठीक है, हमारी मांगे। डीके जी कंपनी के सीईओ। रुकना, सुन आ रही? ठीक है, तालियां। ओहो, सुनना, डीके जी है कंपनी के। अब तुम सब हो मजदूर, ठीक है? ये लीडर, मैं मीडिया से आई हूं, मैं रिपोर्ट कर रही हूं तुम सबको, है ना? हो तो सीईओ रे, अभी तालियां बजी। नहीं नहीं, वो मालिक ही है, छोड़ दो। ये रहा कैमरामैन, ऐसे हवा में एरियल कैमरामैन। सुनना, तुम सबके सब क्या हो भाई? मजदूर। ये तुम लोगों का सेनापति, ट्रेड यूनियन लीडर, और सीईओ ने बोला है तुम सब एफसीआई के मेंबर्स हो। किसके मेंबर्स हो? बहुत बड़ी बात होगी, कांग्रेट्स। तो वो जो है उन्होंने बोला क्या कि आप में से आइलैंड वाले जो हैं उनको हम भेज रहे हैं रिमोट एरिया में, ठीक है? आइलैंड वालों को हम भेज रहे हैं रिमोट एरिया में। नहीं, एक के साथ भी नाइंसाफी होगी तो इनको पसंद नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है उनको भेजा जा रहा है? अच्छा लग रहा। कैसा जनता है? हम इनको हटाते हैं, ठीक है? मजाक नहीं, नहीं, सीरियस सीरियस। कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है? बोलो, बुरा लग रहा है? बोलो, बुरा लग रहा है। तो बुरा लग रहा है, सुनना, ठीक है, ठीक है, बुरा लग रहा है तो अभी क्या बोलेंगे कि आप काम बंद कर रहे हैं? बोलो, सबको बोलेंगे काम बंद करने। कोई काम नहीं करेगा एफसीआई का, कोई काम नहीं करेगा एफसीआई का। अब डीके जी आएंगे, डीके जी काम नहीं करेंगे, ठीक है? काम नहीं करेंगे, जाइए। अब आप सब काम करना बंद कर रहे हो। अब एक बात बताओ मेरे को, कंपनी को नुकसान होगा, फायदा होगा? तो कंपनी को या तो आपकी बात सुननी पड़ेगी, बट हमेशा ट्रेड यूनियन वाले जो होते हैं ना वो सच्चे नहीं होते, हमेशा अच्छे नहीं होते, वो करप्टेड ट्रेड यूनियन है। वैसे देखो बोल रहा था ना इन लोगों को भेज दो, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। किसको प्रॉब्लम आती है? कंपनी को प्रॉब्लम आती है। इसके वजह से कंपनी के प्रोडक्शन पे ताला लग जाता है। आप समझो, एक दिन भी अगर सारे वर्कर्स बैठ गए ना, मशीन अपने आप नहीं चलने लगती है। मशीन को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। उसकी वजह से क्या होगी? दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और कहीं ना कहीं कंपनी का प्रोडक्शन रुकने की वजह से सप्लाई में प्रॉब्लम आएगा। एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से। अगर ढंग से ये क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, फैजल। ये जो फैजल सेनापति था, सुना, जो भी मिस्टर एफ सेनापति, ये जो सेनापति जी थे, ये अगर प्रॉपरली डीके जी के साथ कम्युनिकेट करते, झगड़ा नहीं करते, तो चीजें आराम से सॉर्ट हो जाती। डीके जी अच्छे हैं, मान जाते, नहीं मानते। क्या डीके जी आप क्या करते बच्चों के साथ? हाँ, कोई आपका साइड ही नहीं ले रहा है।
ऑल इन ऑल पॉइंट ये है कि अगर एक कंपनी में ट्रेड यूनियन है तो अगर वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करती है चीजें इजीली सॉल्व हो जाती हैं। अगर इसके तरह होंगी तो चीजें सॉल्व। तुम सब में कैसे लीडर को आइलैंड वाले बच्चों देखो केस कर दो, खुद याद उठाए बताओ। हाँ चलो ह्यूमन रिलेशंस। अभी समझो एक कंपनी तुम सबके सब, अच्छा ये जो एग्जांपल है लिख लो, गंदा सा एग्जांपल है ना, मिस्टर एफ वॉज द सेनापति, ऐसे लिखो याद रहेगा। और याद रहेगा लिखो तो, मिस्टर एफ वॉज द सेनापति। आइलैंड वाले बच्चों को बोला कि जाओ जाओ, डीकेजी के साथ झगड़ा कर लिया, प्रॉब्लम आ गया। अगर अच्छा ट्रेड यूनियन लीडर रहता तो प्रॉपरली कम्युनिकेट करता, हमारी बात को अच्छे से सुनता, समझता और समझाता। हिंदी में लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, आराम से लिख लो, 1 सेकेंड दे रही हूं, लिख लो। अरे कंसेप्ट तो समझ आया, लिख तो पाओगे, लिखो लिखो। वीडियो वाले बच्चे कर रहे हैं क्लास, लिखिए। लिखिए आप भी लिखिए। ट्रेड यूनियन वाला बच्चा बैठा हुआ है, आप भी क्लास में आएंगे, आपको भी स्टेज पे बुलाऊंगी। चलो आप लोग लिखो, मैं पानी पीती हूं। एग्जाम्पल्स लिखने बोला गया, एग्जाम्पल्स बनाने नहीं, लिख लो लिख लो। अब ठीक है, यहां पे फोकस करो थोड़ा सा। ह्यूमन रिलेशंस बहुत छोटा सा पॉइंट है, समझो कि जब भी आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। किसके बीच में, तो इंपॉर्टेंट है क्या कि एम्प्लॉयज अपना ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस बना के रखे, किसके बीच में, मैनेजमेंट और खुद के बीच में। अगर ऐसा होता है, अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, तो इट्स इजी कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके। आप सब अगर कंपनी के एम्प्लॉयज हो, आप में से कोई ना कोई बेस्ट परफॉर्मर एम्प्लॉय जरूर निकलेगा, जो बहुत हार्ड वर्किंग होगा, या फिर किसी ना किसी बड़े प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा योगदान दिया होगा उसने। अगर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मैं डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करती हूं कि एक कंपनी को एक कॉल लेना है कि करे या ना करे, और उसका भी मैं क्या ले रही हूं, साथ में आउटपुट ले रही हूं कि बताओ, नहीं तुम बताओ क्या करना है, आप बताओ क्या करना है, क्या कर सकते हो, और उसकी भी बात को मैं सुन के समझ के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रही हूं। तुमको नहीं लगता उस एम्प्लॉय का मोरल ऐसे ये छत्ता फाड़ के निकल जाएगा? इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर एन एम्प्लॉय टू बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो मैनेजमेंट करता है। आप समझो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब पॉसिबल है, अगर आप केपेबल हो कि आप ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आपस में बना के रखो। अगर वो पॉसिबल है तो चीजें भी, तो इट्स पॉसिबल। अगर आप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में अगर अच्छा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बना हुआ है, तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिल सकता है एम्प्लॉयज को, एंड दिस इन टर्न विल बूस्ट द मोरल। और बाकी के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि नहीं होगा, कि आज अगर किसी को रिवॉर्ड मिल रहा है किसी चीज के लिए जो अच्छी है, बाकी सब भी उस चीज को फॉलो करेंगे टू गेट दैट रिवॉर्ड कहीं ना कहीं, और आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भी वो बूस्ट कर देगा, आपके सेल्फ एस्टीम को भी वो क्या करेगा। समझ आया? गॉट इट? आगे बढ़े। यहां पे देखो एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय को पुट इन किया गया है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके, किस तरीके से चीजों का कंट्रोल ले सके। एंड ऐसे ही तो आप डेवलप करते हो किसी कंपनी में। आप सबके सब बिग फोर में जाना चाहते हो, उनका स्टाइपेंड जो आप एंटर करोगे ना, वो बहुत मिनिमल होता है, 7,000, 10,000, 20,000, बहुत बहुत मिनिमल स्टाइपेंड होता है। उप्स बोल दिया। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जो काम कर रहे हो आप पैसे के लिए तो कर नहीं रहे हो, आपकी पॉकेट मनी है। आप किसके लिए काम करो, सीखने के लिए काम करो, डेवलपमेंट के लिए काम करो। जब आप एक एम्प्लॉय बन जाओगे, पार्टनर तक जब आप पहुंचोगे, एक लैडर होता है, एक हायरार्की होती है, हिचकी नहीं, हायरार्की। एक हायरार्की आप जहां नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचते हो, और वो जो नीचे से लेके आप ऊपर तक पहुंचते हो, सुन लो एक बार, नीचे से लेके ऊपर तक जब आप पहुंचते हो, तो उस हायरार्की को पूरा पार करने के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इतनी सारी चीजें चाहिए। दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू। अभी हम लोग कम्युनिकेशन से ज्यादा पूरा कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सारी चीजें प्रिज्यूम कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो समझ पा रहे हो, तो इट्स बिग थिंग। कैसा लग रहा है? लगना भी चाहिए। चलो,
पीआर, पीआर क्या होता है? पब्लिक रिलेशंस। अभी क्योंकि अपने बायजूस का एग्जाम्पल ले रहे थे, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज के डेट पे अगर मैं तुमको बोलूं कि बायजूस में एज एन एसोसिएट या फिर एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करो, तो तुम सबके सब थोड़ा तो अपना रिसर्च लगाओगे, जाके यूट्यूब पे टाइप करो बायजूस वर्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिक 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 ऐसे करके वीडियोस आएंगे आपके। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट है वहां पे, इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वहां पे। तो ये जो मैं बोल रही हूँ, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, अभी भी आप सबके पास फोन्स है, क्लास खत्म होते ही जाके टाइप करना और दिखेगा तुम्हें ये सारी चीज, यू विल सी दीज थिंग्स। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ? इसी के लिए बोल रही हूँ क्योंकि इस कंपनी का पीआर इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिटेरियोरेट हो रहा है, खराब हो रहा है। अब वहीं पे तुम एक कंपनी ले लो L&T, है ना, आप कंपनी ले लो HUL, उसके एम्प्लॉयज के बारे में जाके, लार्सन एंड टार्बो कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आगे पढ़ोगे, जाओगे, देखोगे, ठीक है। HUL तो पता है, हिंदुस्तान लिमिटेड, करेक्ट। तो ये कंपनीज के एम्प्लॉयज के बारे में पढ़ो, सुनो, आर्टिकल्स देखो, आप देखोगे कि क्या अमेजिंग ही है। अर्नेस्ट एंड यंग, EY जिसको बोलते हैं, वो कंपनी अपने हैदराबाद के सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को कहां लेके गए? पौंडीचेरी लेके गए घूमने के लिए। तो द थिंग इज कि इतनी सारी कंपनीज हैं जिनका पीआर कहीं ना कहीं बहुत अमेजिंग है या फिर बहुत ही ज्यादा डिटेरियोरेटेड है। भले वो कंपनी बहुत एक्सेप्शनली ग्रो कर रही है, बट उसका इमेज कैसा है? ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनका नाम ही आप सुनते हो, फोन कॉल पर बोलते हो बाप रे बाप, रख दो, है ना, जरा सा नंबर आप क्या नहीं डाल दोगे, आपको ऐसे कॉल्स पे कॉल्स। तो अल्टीमेटली क्या है ना, पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी का पब्लिक रिलेशन या पब्लिक के साथ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और वो भी किस तरीके से पॉसिबल है कि आप खुद को किस तरीके से विजिबल कर रहे हो, खुद को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो एनवायरमेंट में, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। आप जो भी करोगे ना, जनता सब जानती है, जनता को सब पता चलेगा। डेलॉयट ने कहीं जाके मुंह नहीं खोला होगा कि हम साइन नहीं कर रहे हैं आपके रिपोर्ट्स पे, बायजूस ने तो कभी आके बोला ही नहीं होगा, फिर भी मार्केट में ये न्यूज है, और ये सच में है, ये इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया हुआ है। आप सबके सब अगर आज के डेट से भी पढ़ना शुरू करते हो तो यू हैव गुड 6 months, यू विल बी एबल टू डू थिंग्स। क्या क्या पढ़ना होता है ना न्यूज़पेपर में, ये भी बता देती हूँ। सब पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना पड़ता है, 17, 18, 19, 20 पेज का नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ो। सुन लो, ओनली द फर्स्ट पेज, सुन लो, फर्स्ट पेज, उसके बाद एडिटोरियल, राइट, नेक्स्ट बिजनेस न्यूज। सिर्फ अगर इतना भी पढ़ते हो ना, एपेटाइट, हाँ, अब देखो पढ़ने को तो तुम पूरे 22 पेजेस पढ़ लो, कौन रोका है? मैं बोल रही हूं कि क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज, एडिटोरियल सुनना। अगर कोई इंसान नॉवेल नहीं भी पढ़ता है ना, तो एडिटोरियल पढ़ने से उसका काम हो जाता है। क्या होता है एडिटोरियल में, मैं बताती हूँ शॉर्ट पे, कि जो भी ऑथर्स होते हैं ना, टॉप क्लास के ऑथर्स, वो अपने ओपिनियंस लिखते हैं ऑन दी हॉट टॉपिक्स, जो भी अभी मार्केट में चल रहा है, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी बातें लिख रही है, 2 अमेजिंग एडिटोरियल्स छपते ही छपते हैं। अगर आप पूछो कि एकदम कौन सा बेस्ट है जो हमको फॉलो करना चाहिए, तो आप सबके लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस बहुत अच्छा है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को होलिस्टिकली जानना है सब कुछ, तो द हिंदू इज द बेस्ट, ठीक है। जब इससे आपका एपेटाइट पूरा हो जाए, आपको लगे कि नहीं अब मेरा मन भर रहा है, अब मैं कर पा रहा हूं ये एक दिन में, तो +1 एऑन लेके आना, +1 एऑन लेके आना। ये थोड़ा बड़ा है, 3,000 वर्ड्स होते हैं इसमें, डरने की बात नहीं है, आराम से पढ़ो। लेकिन पहले इसको खत्म करो, इस पे मत जाओ भी, ये हाईफाई हो गया थोड़ा, पहले इसको खत्म करो। एक बार में साइकिल 1 हाथ और 2 हाथ छोड़ के नहीं चलाना सीखे थे अपने, है ना, आराम से सीखे थे, तो आराम से जाएंगे। ये 3 पेजेस आप पढ़ पाओगे अभी के लिए, दीज 3 पेजेस आर एनफ। कौन कौन सच में दिल से ये पढ़ना शुरू करना चाहता है? पूरी क्लास करना चाहती है? कौन कौन ये कल से करने वाला है? कौन कौन ये आज से करने वाला है? और कौन कौन कल करेंगे और परसों भी करेंगे? और कौन कौन बोलेंगे कि हम कल करेंगे? इफ यू नो यू नो। चलो, पर्सनल एसेट। अब सुनना,
सुनना लास्ट पॉइंट है, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक। सुनना, अभी जो बोल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल एसेट क्या होता है ना, आप सबके सब इंडिविजुअल्स हो, आप सबके सब एक दूसरे के साथ बात करते हो, आप सबका एक ग्रुप होगा, है नहीं है? अब उस ग्रुप में एक बंदा या एक बंदी ऐसी होगी जो एक्सेप्शनली एकदम कम्युनिकेशन में अमेजिंग ही है, जो बोलती है या बोलता है तो सब सुनते हैं, आप सबके ग्रुप में, मानते नहीं मानते हो? हम ही है वो इंसान, बोल दो, हाँ हाँ हम ही है वो इंसान अपने ग्रुप में, ठीक है? आप ही वो इंसान आपके ग्रुप में, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है? थोड़े से ग्राउंडेड हो तो बोल नहीं रहे हो, सुन लो मेरी बात, क्या मैं बोल रही हूं। ये ऐसा है कि ऐसा क्यों है, इट्स बिकॉज दैट पर्सन हैज दैट थिंग। होता है, बहुत लोगों के अंदर से होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो डेवलप की जा सकती हैं, जैसे मैथमेटिकल स्किल्स। क्या होता है कि आपको बहुत सारे लोग बहुत जल्दी क्विक ऐसे पिक कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस के साथ पॉसिबल है। देयर आर पीपल, आप सबके मैथ्स में उनके पीछे नाम भी छपे हुए हैं, यहां नहीं बट आपकी बाकी की बुक्स में उनके पीछे नाम भी छपे हुए हैं। वो लोग कहां से कहां पहुंचे, बहुत लंबा उन्होंने जर्नी एकदम से कंप्लीट किया है। दैट वाज बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट वाज कंसिस्टेंसी। प्रैक्टिस, हार्डवर्क, सब कुछ ठीक है, कंसिस्टेंट रहोगे तभी होगा। एक दिन का 10 घंटा और फिर 10 दिन नहीं पढ़ के 10 घंटा कोई काम का नहीं है, बेटर 1 घंटा 1 दिन का। आप लोगों को ज्यादा टाइम देना है भाई, देवे ऐसे गलत ऐसे वो मत लेके जाना, आप लोगों को थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करनी है। सुनना, ऐसा है कि ये पर्सनल एसेट डेवलप किया जा सकता है, इट्स पॉसिबल, एंड दिस इज वन एसेट। दो चीजें होती है एसेट लायबिलिटी, एक चीज जो आपकी सिर दर्द होती है और एक चीज जो आपको फ्यूचर में भी क्या करेगी, रेवेन्यू जनरेट करके देगी। कम्युनिकेशन स्किल्स वो रेवेन्यू जनरेशन एसेट है आपके लिए, सबके लिए। सो विल यू पीपल स्टार्ट डेवलपिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम टुडे? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कौन सा वाला, कल वाला या कल सच में वाला? इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डेफिनेटली आस्किंग कि टॉप हेडलाइंस क्या है, देखते हो कौन बताता है। सिर्फ उस दिन के लिए नहीं पढ़ के आना है फिर। हाँ, ये भी बहुत ऐसे शातिर बच्चे होते हैं, अच्छा आज मैम पूछेंगी, आज पढ़ के आएंगे, ऐसा। चलो, पर्सनल एसेट इंपॉर्टेंट है ना, है नहीं है? हर एक आपके प्रोफेशनलिज्म में, हर एक जेस्चर में, हर एक चीज में वो झलकता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने डिसीजंस को लेके। आधे हकलागी चीजें बोलोगे तो सामने वाला, भले आप सही बोल रहे हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, आप अपने क्लाइंट को क्या कर रहे हो बताओ, एक ज्ञान दे रहे हो, एक उनको सजेशन दे रहे हो, ठीक है? आप खुद हाँ शायद होता होगा, हाँ होता होगा, देख लेंगे, हाँ हाँ है, आप समझ लो है, आप समझो सामने वाला बोलेगा हे भगवान इसको खुद ही नहीं पता है। और एक ऐसे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, पता नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, डोंट वरी ये हो जाएगा, और ऐसा है भी, वो भी खतरनाक है। तो ऑफ कोर्स आपको नॉलेज होना चाहिए, एंड देन उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स। वो आपको कहां लेके जाएगा आपको कोई आइडिया भी नहीं आज के डेट पे। अब इस प्रोसेस के लिए मेरे को 2 लोग चाहिए, आई नीड 2 पीपल हियर। दीदी चाहिए मेरे को, आ जाइए आ जाइए। और कौन वॉलंटरली आगे आना चाहता है? कौन आगे आना चाहता है? नहीं देखो, अपने पास ऐसे मत करो यार, टाइम लिमिटेड है। 2 लोग चाहिए मुझे, एकदम फटाफट से आ जाओ। चलो मैं गिन रही हूँ, 1 2 3, चलो आ जाइए। ऐसे करके बोलती है मैं नहीं आऊंगी, ये क्या मतलब हुआ? ऐसे हाथ बैठे ऐसे बोल रही, मैं चूज कर लूं, ठीक है? आप आ जाओ, आप आ जाओ, हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। अच्छा ग्रीन पहना है, मैंने भी ग्रीन पहना है, आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन है? चलो मेरे को पैनल मेंबर्स चाहिए। पैनल मेंबर्स ये सामने वाले, आइलैंड वाले एक पैनल, ये वाले एक पैनल, पैनल मेंबर्स है, दिख रहे हैं क्या? आइए इधर, आइए आइए आइए, डरो मत। ओह कोई बात नहीं नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं। पैनल मेंबर्स ठीक है, चलो मैं साइड में आ जाती हूँ, कोई बात नहीं। अरे किसको बुलाया था मैंने, कहाँ गई वो लड़की? आ जाओ आ जाओ। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम ऑन
कम ऑन, आराम से आ जाओ आ जाओ। नहीं ये भूत भैया है, भूत भैया। ठीक है, आगे 2 लोग हैं और आप सब पैनल मेंबर्स हो, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3। अब ये कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं ना, ये जब इस एग्जाम्पल की बात आप देखोगे तो आपके लिए ऐसे चुटकियों में वो खत्म हो जाएगा, बट प्लीज दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सुनना, फुल स्क्रीन है ना, थोड़ा सा इधर, अच्छा मैं हट जाती हूँ, कोई बात नहीं, आप बनवाना चाहिए। ठीक है भाई, आपके बगल में खूबसूरत लड़की खड़ी है, आप समझो, सुनना आराम से। आपका नाम क्या है? घनश्याम। ठीक है, तो अभी सुनना, आपके पास एक आइडिया है, क्या है? और ये जो है ना, ये है वीसी फंड की मालकिन, ये करती है फंडिंग। क्या करती है? ठीक है, नहीं चिट फंड नहीं, वीसी फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट। आराम से आप सब है पैनल मेंबर्स, आप सब इनके एम्प्लॉइज हैं। आपका नाम क्या है? भावना के एम्प्लॉइज हैं 1 2 3 पैनल मेंबर्स। ठीक है, 3 पैनल, सुनना क्लास आराम से, 3 पैनल मेंबर्स हैं, भावना के क्या है? एम्प्लॉइज। भावना को सजेस्ट करते हैं, भावना क्या करते हैं? और ये आए हैं भावना मैम के ऑफिस में। ठीक है, ये ऑफिस और ये ऑडियंस है, अपनी ऑडियंस है ये। ठीक है, शार्क टैंक का शो चल रहा है, सुन लो। तो आपका आइडिया क्या है? आपको फंडिंग चाहिए ना भावना मैम से, आपको बहुत मुश्किल से एक मीटिंग मिली है, तो अब आपको कुछ करना होगा, आप उनको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। तो क्या है आपका आइडिया? मेरा एक मस्त प्लान है। एक बहुत अच्छा जगह मिला है, वहां पे मुझे 15 से 20 लाख रुपए चाहिए वो जगह परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मैं उसके लिए आपसे फंडिंग लेना चाहता हूं, उसके बदले आपको कुछ इक्विटी शेयर्स दे दूंगा। कुछ भी और कुछ देना। तो ये आपका आइडिया है? आपको कुछ पूछना है इनसे? क्या चीज का बिजनेस है वो तो बताओ। गारमेंट्स, कपड़े का आजकल ट्रेंडिंग में है बहुत। वो तो बहुत लोग करते हैं आजकल, आपका में क्या स्पेशलिटी है? हम बहुत ट्रेंडिंग लोगों को देखते हुए जो आजकल चल रहे हैं, वो फटे हुए कपड़े एकदम नए नए वैसे बना के दे रहे हैं, तो सब परचेज करेगा। ठीक है मिल जाएगा। अच्छा दोनों जन रुको, आराम से सुनो। तो इनका एक आइडिया था, इन्होंने बहुत गंदे तरीके से प्रेजेंट किया, बट मान लो इनकी भी एक टीम है, इनकी टीम हाथ उठाए। ठीक है चलो, हो रहा, वो देखो वो टोपी वाला भैया आपकी टीम में है। तो इनके सुनना, टीम में तो ये इन्होंने ना बहुत अमेजिंग चार्ट्स, पीपीटीज और प्रेजेंटेशन के साथ ना, मान लो एक चार्ट यहीं पे है ना, ये ले लो, ये मान लो एग्जाम्पल, जोमेटो स्विगी भूल जाओ, मान लो एक चार्ट है, प्रेजेंटेशन है, इन्होंने बनाया और ये जो है ना जाके प्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने कि ये हमारे फ्यूचर एस्पिरेशंस है, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा गोल है, इस तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। भावना मैम ने उनको देखा, अपनी टीम के साथ उन्होंने क्या किया? सजेशन लिया। क्या पैनल मेंबर्स देना चाहिए फंडिंग? पैनल मेंबर्स देना चाहिए फंडिंग? अभी प्रॉफिट नहीं बता, अरे अभी तो उसका आइडिया है, बिजनेस किया का, देना चाहिए। अरे बोलो हमें डेटा चाहिए, हमें डेटा चाहिए, बोलो ऐसे बोलो, डेटा चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये सुनना, अगर ये डेटा प्रोवाइड कर सकते, अच्छे से प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन दे सकते, तो सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट ऐसा होता है। इनके पास एक आइडिया है, अब इन्होंने उस आइडिया को सोच के कहीं ना कहीं एक जगह पे इनकॉर्पोरेट किया, इनकॉर्पोरेट करके प्रेजेंट किया। भावना बीइंग द रिसीवर, she understood what things are going on, how things are going on, and उसको एनालाइज किया अपने पैनल मेंबर्स के साथ, मान लो बैठ के। जब वो हुआ तब भावना ने क्या किया? उसको डीकोड किया, जो डेटा था ये पैनल मेंबर्स बैठ के डीकोड किए, क्योंकि इसने तो एनकोड किया ना एक डेटा, इसने इनकॉर्पोरेट किया कि ये मेरा आइडिया है, 5 साल के बाद मैं यहां पहुंचूंगा, इन मेजर्स के साथ पहुंचूंगा, इन तरीकों के साथ पहुंचूंगा। बहुत इंट्रिंसिक तरीके से इसने चीजों को डिजाइन की।
राइट एंड भावना के सामने प्रेजेंट किया। भावना ने अपने पैनल मेंबर्स के साथ चीजों को डिकोड किया और फाइनली मैसेज को समझा। मैसेज समझने के बाद फाइनली एक फीडबैक दिया। अभी इतना कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है, लेट्स डू इट कि अच्छा हुआ है। भावना अभी डिकोड कर लिया, अभी क्या करेंगे आप? 15 लाख का आस्था नेगोशिएट 15 लाख तो नहीं मिल सकता, 10 लाख मिलेगा, चलेगा? नहीं, मुझे अपना कंपनी मतलब अपना फर्म या बिजनेस खोलने के लिए कम से कम 12 लाख रुपए तो चाहिए। अच्छा 10 लाख दे दे। तो डील क्लोज, वेरी गुड, हैंडशेक कर लो और जाओ। चलो डील क्लोज हो गई। सुनना, डील क्लोज हो गई। क्लास सेटल डाउन। सुन लो। तो अभी हुआ ये कि एक इंसान को एक आइडिया आया, वो बना सेंडर, है ना, घनश्याम, राइट, ये नाम था ना आपका, वो बना सेंडर, भावना बीइंग द रिसीवर। उसको एक आइडिया आया, आइडिया उसने एनकोड किया डेटा, फिगर, चार्ट, स्पेसिफिकेशन के साथ और प्रेजेंट किया किसको? भावना को। भावना मैम ने अपने पैनल मेंबर्स के साथ बैठ के उसको डिकोड किया, समझा कि सच में ये रियलिस्टिक है या नहीं है, और फाइनली अपना फीडबैक दिया किसको? सेंडर को। और कहीं जाके तब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन इफेक्टिव प्रोसेस खत्म हुआ। तब कहीं जाके एक प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन खत्म हुआ। अगर भावना फीडबैक नहीं देती, ऐसे उसको सुन के ऐसे चली जाती, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता नहीं होता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा? फीडबैक के बिना नहीं होगा, ठीक है। तो अभी पेज नंबर क्या है? 4 आ जाओ, देखो दिख रहा है क्या? डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया। आइडिया आया था। अब आप सब बोलोगे कि यहाँ 2-2 डॉट्स क्यों दिए हुए हैं? यहाँ पे 2-2 डॉट्स क्यों दिए हुए हैं? यहाँ पे इसी के लिए दिए हैं ताकि अपने आइडियाज आप यहाँ पे फिल इन कर सको। आप अपने आइडियाज यहाँ पे फिल इन कर सको। तो आपको एक आइडिया आया, कोई भी आइडिया आया, आपको एक थॉट आया, ठीक है, तो आप ये सेंडर घनश्याम ये क्या करना चाहता था? ये ट्रांसमिट करना चाहता था। तो अभी उसको एक आइडिया आया और ये कैसे कर सकता है? अनलेस एंड अनटिल उसके दिमाग में जो चीज है, भावना कैसे ऐसे करके समझ जाएगी क्या? उसको देख के ऐसे पीके है क्या? नहीं पॉसिबल है, राइट? तो ही नीड्स टू पुट ऑल दोज आइडियाज, डेटा, फैक्ट्स, फिगर ऑन टू समथिंग। ही नीड्स टू एनकोड अ प्रॉपर मैसेज, है ना। भावना दीदी बहुत खुश हो गई। 1 सेकंड रुक जाइए। बहुत ज्यादा सारी भी चीजों को वो क्या करेगा? एनकोड करेगा और एक जगह पे लेके आएगा। फाइनली आफ्टर एनकोडिंग, मतलब सारे चार्ट्स, फिगर्स, ट्रांसमिशन के लिए जो भी उसको चाहिए होगा रिक्वायरमेंट डेटा, वो लेके आएगा और उसको ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करेगा कैसे करेगा? इन लोगों ने चूज किया मेथड कि वो भावना मैम के ऑफिस आएगा और पैनल मेंबर्स के साथ ट्रांसमिट करेगा, यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और ये ट्रांसमिशन तो कहीं भी हो सकता था, ये वीडियो कॉल के थ्रू भी हो सकता था, ये अलग अलग मीन्स के थ्रू भी, ईमेल के थ्रू हो सकता था, लेटर के थ्रू हो सकता था। ये चूज कौन करता है? सेंडर। चूज कौन करेगा? तो इसने कौन सा मेथड चूज किया? फेस टू फेस। पॉसिबल है, होता भी है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिट करेगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो फ्री ऑफ बैरियर्स हो। बैरियर्स कौन थे? आप सब हु कर रहे थे, तो ये बैरियर्स था, कहीं ना कहीं बैरियर्स था। मान लो माइक नहीं चलता, है ना, मान लो वीडियो कॉल पे कर रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच, जो कि आपका फेवरेट बहाना था पूरे कोविड में क्लास नहीं करने का, राइट? वाईफाई नहीं चल रहा है, लाइट चला गया, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। एनीवेज, रिसीव, यहां पे फाइनली क्लियर परसेप्शन रिसीव कौन कर रहा था? भावना मैम कर रही थी ना, ठीक है। तो इनके भी कुछ कंडीशंस थे, इन्होंने समझा, सोचा, अपने पैनल मेंबर्स के साथ बैठ के क्या किया? डिकोड किया पैनल मेंबर्स के साथ बैठ के कि किस तरीके से एनकोडेड मैसेज को क्या करना था? डिकोड। और फाइनली इन्होंने डिकोड किया भी, और पैनल मेंबर्स के अकॉर्डिंग मैसेज बहुत ही अच्छा था, सारी चीजें बहुत ही एप्रोप्रिएट थी, है ना? थी नहीं थी? थी। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन।
और फाइनली भावना ने क्या बोला कि ले जाओ 10 लाख का चेक। फाइनली भावना ने क्या बोला, ले जाओ, जाओ 10 लाख का चेक ले जाओ और कर लो, जाओ ऐश करो। क्या गारमेंट का बिजनेस था आपके, राइट? गारमेंट्स का बिजनेस था, तो 10 लाख का चेक ले जाओ। और फाइनली आप जो कर रहे थे, है ना, वो क्या है, ये देखो, एक हम इसको प्रोसेस में लेते नहीं है, बट ये है एक प्रोसेस। नॉइज फ्री कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। आप वीडियो कॉल पे एक इंटरव्यू दे रहे हो और चिक 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 आवाज आ रही है, पीछे से मम्मी की कुकर की सीटी की आवाज आ रही है ना, सामने वाले की कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है, बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि सुनाई नहीं देता और कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। आप सबके सब अपने सीए फाउंडेशन, सीएस, ईईटी के एग्जाम्स देने बैठे हो और पीछे जोर जोर से कोई ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है या ड्रिलिंग चल रही है कहीं, कैसा लगेगा? मन के एग्जामिनर के ऐसे मुंह में पेपर मार के है, हाँ, कि क्या भैया इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ऐसे एग्जाम देंगे हम? तो नॉइज फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फाइनल थिंग इज सेंडर्स एटीट्यूड। वो घंटा में होता है, पैसा दीजिएगा दीजिए, नहीं तो मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं। भावना क्या बोलती, चल निकल यहाँ से, निकल, है आया है मेरे से पैसे लेने, कम्युनिकेट करने, या फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे करोगे तुम? तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से सामने वाले के साथ मैसेज को कम्युनिकेट करो, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन, व्हाट इज योर जेस्चर टुवर्ड्स दैट पर्सन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ढंग के एटीट्यूड, जेस्चर और प्रॉपर चीजों के साथ बात नहीं करोगे तो चीजें खराब। अभी इसको फंडिंग मिली है, अब ये ढंग से बात नहीं करता तो फंडिंग मिलती क्या? नहीं मिलती। कैसे मिल जाती भाई? जबरदस्ती है। रियल लाइफ में लेके दिखाओ। अब जो तुमने समझा, ये क्या था, पहले एक सेंडर होगा, वो एक मैसेज बनाएगा और मैसेज को क्या करेगा, एनकोड करेगा। एनकोड करने के बाद वो रिसीवर को वो मैसेज ट्रांसमिट करेगा। रिसीवर आप सब में ये वाला पेज नहीं है क्या? प्रोसेस के अंदर लिख लो ना, कितना सेकंड लगे बाबा, ये भी बताना पड़ता है। लिख लो ना, दिख तो रहा है, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग, मैसेज लिखा तो हुआ है, लिख लो, लिखो लिखो, राइट इट डाउन। ये फीडबैक है, ऑफ कोर्स दिख तो रहा है फीडबैक, मैसेज है। अरे नहीं तो डिकोडेड, आराम से सुनो 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 सुनो। सेंडर जो है, सुन लो इधर, सेंडर क्या करेगा, पहले एक मैसेज सोचेगा, एक आइडिया है ना, उसको मैसेज सोचेगा वो, उसके बाद उसको एनकोड करेगा ना। आपको व्हाट्सएप पे उनको भेजना होता है कुछ, उनको कुछ भेजना होता है ना, तो आप सोचते हो फिर ना मैसेज टाइप करते हो, तो वो एनकोडिंग हुआ ना। उसके बाद रिसीवर उनको, जिनको आप भेज रहे हो, उनको मिलेगा वो मैसेज, राइट? और फाइनली वो उस मैसेज को डिकोड करेंगे कि अच्छा कौन से सिंबल और लैंग्वेज में, कौन से इमोटिकॉन्स के साथ आपने भेजा, उसको डिकोड करेंगे और फिर वो भी तो फीडबैक देंगी ना थ्रू अ मैसेज, वो भी तो फीडबैक देंगी थ्रू अ मैसेज कि हाँ हमें मंजूर है, और फिर आगे बढ़ेंगी चीजें। यही तो फीडबैक था, यही तो फीडबैक था जो गया वापस किसके पास, सेंडर के पास। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है, करेक्ट? सर्कुलर प्रोसेस है, राइट? ये अभी क्या सबको क्लियर है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद घनश्याम एंड भावना। समझ आया नहीं आया? उसको देखो नींद आ रहा है, वो यॉन कर रहा है, ऐसा आया नहीं आया? देखो ऐसे तो चलेगा नहीं, थोड़ा सा तो एनर्जी लाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट किया नहीं किया? मैंने भी नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है ना? चलो ये हो गया क्या? आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ नहीं नहीं ठीक है, मैं दूंगी 15 मिनट का टाइम, ठीक है, ओके। अपने सुनो 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 वीडियो बैच वाले, और आप भी सुन लो एक बार। आप सबको एक फाइनल कम्युनिकेशन का पीडीएफ जाएगा, दैट विल बी द फाइनल पीडीएफ का फाइनल पेजेस, जो आपको शायद प्रिंटेड मिलेंगे या फिर वीडियो बैच वालों को प्रिंट करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन का और कोई पीडीएफ नहीं जाएगा। क्या वो फाइनल क्लास होगी? नहीं। अपने इन डेप्थ पढ़ने टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, समझ के चलो, टाइम लगेगा। किसको किसको कंसेप्ट क्लैरिटी आया यहां पे? सुनते हैं आप? कहां जाना है आपको?
ठीक है, लॉ है 10:45 से आराम से पढ़ाई करेंगे और आप सब अभी ऐसे दौड़ने भागने वाले हैं जोर जोर से, लेकिन इतना समझ लो कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, एवन के आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करना है, ईडियम्स पढ़ना शुरू करना है। डे 1 नहीं करेंगे तो 10 दिन के पहले नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात, ऐसे भागना। सुनो, एक सेकंड, नहीं जाना, रुको, सेटल हो पहले, अब तो मैं जाने नहीं दूंगी। नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। सुन लो, तो अभी से नहीं पढ़ेंगे तो 10 दिन के पहले रोने से फिर टेक्स्ट ऐसे दुख भरे मैसेजेस हो ऐसे आते हैं, ईडियम्स तो आ ही नहीं रहे, वोकैबुलरी सॉल्व नहीं हो रही है, प्रेसी लिख नहीं पा रहे हैं, कैसे करे, नोटिस राइटिंग प्लॉट नहीं कर पा रहे, डॉट्स नहीं कर पा। नहीं, ये अभी से वेल रेड पर्सन होना पड़ेगा। अगर आप एक वेल रेड पर्सन अभी से नहीं होंगे तो चीजें प्रॉब्लम करेंगी फ्यूचर में। पढ़ना शुरू करो, आपके आसपास क्या हो रहा है वो जानना शुरू करो। करेंगे नहीं करेंगे?